नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। एक नए अंदाज में पुराना शेर। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और अफसोस कि प्रजा भी बोली रात है। यानी राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और फिर प्रजा भी बोली कि रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। दोस्तों, इस सूरत हाल को समझने के लिए हमें थोड़ी लंबी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, और ये गुफ्तगू किस तरीके से मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा। राजा क्या बोलता है, मंत्री क्या बोलता है, संतरी क्या बोलता है, ये एक चेन है, मगर प्रजा भी बोलती है उसी बात को कि रात है। तो ये सोचने लायक बात है। तो इस सोचने लायक बात पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि उसमें किसके फ़ायदे हैं, किसके नुकसान हैं, और आखिर क्यों इस तरह की प्रजा में भी प्रवृत्ति पाई जाने लगी है। क्या ये महज इत्तफाक है या सिर्फ हवा बदली है? थोड़ा सा हम कम से कम भारत की जड़ों को, भारत के कारोबार को, भारत के कारोबारियों को, भारत की प्रजा को, भारत के किसानों को और यहाँ की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक सरकारी होता है, एक इंसान जो है वो सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी होता है, एक गैर सरकारी होता है, और एक नई किस्म पाई जाती है जिसको कोई कहता नहीं है मगर वो सेल्फ सरकारी होता है। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ बाजारवाद की, क्रोनी कैपिटलिज्म की, दासवाद की। किस तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है, और क्यों बहरहाल जो है वो एक किसी भी गलत सलत अक़दाम की किस तरीके से क्यों समर्थन किया जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, कि कहाँ कहाँ इसमें डिफरेंस है। इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, मैं ज़मीन पर जाकर कोशिश कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तमाम गांव में, देहात में, बिल्कुल इंटीरियर में जाकर भी लोगों से मिल रहा हूँ, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर भी लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, और किसकी क्या राय है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने जो इस वक्त सूरत हाल को समझने की कोशिश की है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मौजू इस बात का है कि बाज़ार में जब मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, महंगाई तो हो तो इसमें क्या है, लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है, ज़रूरतें भी सबकी रहती ही हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और इसमें दलील ये भी दी जा रही है कि बाज़ारों की भीड़ देखिए, बाज़ारों में कितनी भीड़ है, लोग नई नई गाड़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं, लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन भी रख रहे हैं। इस तरह की बेतुका बातें करने के लिए बहरहाल ये क्यों, मतलब प्रजा कह रही है कि रात है। कौन सी वो प्रजा है, आखिर उस प्रजा का क्या फ़ायदा है? क्योंकि एक प्रजा तो तिलमिला भी रही है, एक प्रजा का एक हिस्सा है जो ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, किसान को उसके जो माल है उसकी दाम वाजिब नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैंने दिखाया एक प्रोग्राम में जिसमें एक मंडी के आड़ती कहते हैं कि देखिए जो धान है वो कितना महंगा बिक रहा है। मैंने सवाल पूछा कि अगर ये महंगा धान बिक रहा है तो क्या आप एमएसपी पे खरीद रहे हो? तो नहीं, बोले सारी चीज़ें एमएसपी पे तो नहीं खरीदी जाती। आप उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो किसान को लूटना कैसे चाहता था। जो सरकार ने इस वक्त रेट तय किए थे वो उस पर नहीं खरीद रहा, उससे कम कीमत पर खरीद रहा है, उसके बाद भी वो महंगा बताने की कोशिश कर रहा है। जब इनको आप खुली छूट दे देते और दे दी जाए, और अगर दे दी गई या नहीं दे दी गई ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा, मगर उनके इरादे कैसे हैं ये समझने की ज़रूरत है। और ये इसमें एक चीज़ और साथ में खुल रही है, वो सिर्फ ये तो एक मानसिकता है कि वो आप जो है जो पैदावार का माल है जो ज़मीन में उग के आता है आप उसको सस्ता खरीदना चाहते हैं। फिर इस जो बिल आ रहा था, जो वापस हुआ है या हो रहा है, इस बिल के अंदर ये भी प्रावधान थे कि आप जितना चाहे स्टॉक कर लीजिए, जितनी चाहे जमाखोरी कर लीजिए, जितने चाहिए, यानी कि आप किसान का माल या पैदावार जो इस देश की है असल उसको तिजोरियों में, गोदामों में बंद करिए, जितना चाहे स्टॉक करिए, और फिर जब उसको बाजार में शॉर्ट करके जिस चाहे कीमत पे बेच लीजिए। और इस पर मज़े की बात यह है कि इस पर जो गरीब आदमी है जिसको बाद में ये महंगे दामों पर ख़रीदना है वो भी खामोश है।
जो किसान है शायद वो तो कुछ बोला है, किसान का भी पूरा तबका तो नहीं बोला है कि उनका माल इतना सस्ता क्यों बिकता है। मैंने ये कंपेयर करके भी आपको दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए जो किसान के माल पर इंक्रीज हो रहा है वो कितने % है, और जो दूसरे उद्योग इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के मामले में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना है। सिर्फ यहाँ इंक्रीज मतलब हम इसके जो मुनाफे की गेम है उसी को समझने की बात करते हैं, मगर मैंने कहा सेल्फ सरकारी उस मुद्दे को भी समझना ज़रूरी है। एक बात आपको अमूमन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है कि एक बात एक जगह से बाकायदा शोध करके पहुंचा दी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म के लोगों से जो सेल्फ सरकारी भी हैं और कुछ वो प्रजा में से कुछ जो हिस्सा है वो राजा बोला रात है तो प्रजा बोली रात है वाला, वो तबका भी जो है ये कहने की कोशिश करता है कि देखिए जो हो रहा है वो मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये आप जानते हैं ना। टैक्स की बात जब आती है तो क्या सुनने को मिलता है, कहीं तो हमारे फौजी सिपाहियों तक को कह देते हैं, कई नेता, कई खास किस्म के नेता जो एक खास पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कह देते हैं कि हम व्यापारी अगर ना हों तो फौज को तनख्वाह ना मिले, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है। दोस्तों, चूंकि आम जनता के पास रिसोर्सेज नहीं होते, आम जनता के पास कोई मीडिया संस्थान नहीं होते, आम जनता अपनी आवाज़ को बुलंद करे, उनके पास आंदोलन एकमात्र होता है। आंदोलन तब हो सकता है जब उनकी लीडरशिप हो, लीडरशिप होने नहीं दी जाती चूँकि उनको भी इलीट क्लास में शामिल कर लिया जाता है, और जब कोई इलीट क्लास में शामिल हो जाता है तो फिर वो आवाज़ उठाने लायक नहीं बचता है। देखिए, मेरे जैसे कुछ मूर्ख भी होते हैं इस धरती पे जिनको बार बार इलीट क्लास में शामिल करने की कोशिश की जाती है और वो फिर भीड़ के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अलबत्ता भीड़ चूँकि उस लेवल पर चीज़ों को नहीं समझती है कि कौन जब तुम्हारी आवाज़ उठाते हैं तो अपना कितना नुकसान करके आते हैं, इस बात को समझने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है, वो समझिए। यहाँ जो कहते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है वो व्यापारियों के टैक्स से चलती है, ये कम से कम इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। जो मैंने ज़मीन पर एक सेठ जी को आपने देखा होगा बाज़ार में कहा कि ये जो GST की तुम बात कर रहे हो ये किससे लेते हो, तो उसने कहा मैं ग्राहक से लेता हूँ। यानी जो आखिरी खरीदार होता है, आखिरी खरीदार कौन होता है? आम जनता होती है, जो रिक्शा चलाते हैं, तांगे चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, या कारोबार छोटे मोटे दुकान जो है कारोबार करते हैं, खेत में जो है अनाज उगाते हैं, सामान उगाते हैं। इस देश की आज भी 75% से ज़्यादा जनसंख्या गाँव में रहती है। वो गाँव में रहने वाले बाज़ारों का हिस्सा नहीं है, बाज़ारों से सिर्फ खरीदारी करते हैं, और ये दलील मीडिया पर देने वाले वो एंकर या वो डिबेट करने वाले प्रवक्ता या फिर वो लोग मीडिया हाउसेस चलाने वाले इस बात को ध्यान से सुने कि एक बड़ी अजीब सी दलील दी जाती है कि बाज़ारों में भीड़ है। तो इसका मैं एक छोटा सा जवाब आपको साथ साथ देता चलता हूँ। माफ़ करिएगा कि जब बाज़ारों में लोग आते हैं तो वो सामान खरीदने आते हैं क्या, जो घर की ज़रूरत होती है वो शहर में भी होती है, वो गांव में भी होती है। गांव के लोग जब वो खेत में चाहे वो नौकरी करके उगाए, घास जंगल से काट के लाए, मवेशी पाल के दूध बेच के और घी बेचकर अपना गुजारा करें, और वो भी अपने घर में हर चीज़ की ज़रूरत, हर चीज़ की दरकार महसूस करते हैं, और वो उसी को बाज़ार ख़रीदने जाते हैं। वो उसमें से नमक, मिर्च, मसाले, उसके अलावा जो वो अपने खेत में नहीं उगाते वो दूसरी चीज़ें जो है वो बाज़ार से लेके आते हैं, क्योंकि कोई पैदावार किसी के दलहन होता है तो किसी के तिलहन होता है, तो कोई चावल उगाता है तो कोई चने उगाता है, और फिर इनकी प्रोसेसिंग होती है। इन पे वैल्यू एडिट होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है। वो प्रोसेसिंग करने के बाद इनको एक जो सस्ते दाम में खरीदी जाती है उनको बड़ी महंगी कीमतों पर फिर बाज़ार से यही लोग वापस लेके आते हैं जो उगा के उनको दे के आते हैं। उनमें बिचौलियों की बात आज ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से, हज़ारों सालों से खेल चल रहा है और वो महान बने बैठे हैं। और कितनी मासूमियत के साथ महान बैठा हुआ है, कौन, ये आप समझ लीजिएगा। जो ये कहता है कि मैं महंगा आज भी है चूँकि हम MSP पे नहीं खरीद रहे हैं, और जबकि MSP के रेट को मैंने बताया था कितने प्रतिशत में इंक्रीज़ हुआ और बाकी चीज़ें कितने प्रतिशत में इंक्रीज़ हो गई। ये वो लोग हैं जो पूरी कम से कम जो सेल्फ सरकारी जिनको मैंने कहा, और वो किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। शायद उन्हीं के बहकावे में आकर वो लोग जो इनके द्वारा ही उल्टे ठगे जा रहे हैं, वो भी कहते हैं कि रात है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को जो लोग बेवजह
सीधे इस रात के खेल में शामिल हो रहे हैं, जबकि उनका कोई फायदा इसमें नहीं होता है। तो वो सारा सामान बाजार से हमको रोज, हम जब तक हमारी आखिरी सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक इंसानी जिंदगी की ज़रूरतें हम बाजार से लाते रहेंगे। चाहे देखिए वो कपड़ा, बटन, सुई, धागा, मशीन, जो आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, आपके छत का पंखा, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये सब हमको बाजार से खरीदना ही पड़ेगा। ये बाजार से खरीदने आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को जिस लेवल पर सेटल कर चुके हैं उससे नीचे जाकर आप जी नहीं सकते। अब आप पुष्पक विमान नहीं, आपके पास जहाज़ हैं, आप टिकट लेते हैं, उसमें बैठ के चले जाते हैं, आप बाट नहीं जोते कि पुष्पक विमान कभी ईजाद होगा और हम बिना पेट्रोल, तेल और बिना एनर्जी के पुष्पक विमान में उड़ पाएंगे और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो खैर, पैसे खर्च करने की जो जहां पर जो टाइमिंग अब सेट हो चुका है दुनिया का, दुनिया उसी पैटर्न पे चलेगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि लोगों को बाजार आना ही पड़ेगा। उसके लिए अगर उस पर पैसे नहीं होंगे तो वो कर्जा लेगा, अगर उस पर कर्जा उसको नहीं मिलेगा तो वो अपनी किडनी, गुर्दे, कलेजी कुछ तो बेच देगा, मगर वो बाजार में आएगा। और बाजार के बाजारवादी लोग इस बात से खुश होंगे और मुतमईन होंगे कि देखिए बाजार में भीड़ बरकरार है। अरे जितने लोग हैं वो मर नहीं गए हैं, वो जिंदा हैं। जितने लोगों की जितनी जरूरत थी वो आज भी है, कल भी है और आखिरी सांस तक रहेगी। तो बाजार में भीड़ कम कैसे होगी? अलबत्ता वो क्या करेंगे कि वो बाजार में आएंगे, हो सकता है कि वो 4 किलो कोई चीज़ खरीदते होंगे तो 4.25 किलो खरीद लेंगे। अगर वो अच्छी क्वालिटी की अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, 4 किलो जो अच्छे दाम वाली चीज़ें थी सिलेक्टेड वो खरीद रहे थे, तो वो फिर वो उससे कम खरीद लेंगे। उससे कम खरीदने वाले उससे नीचे चले जाएंगे। जीवन स्टैंडर्ड धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता जाएगा, मगर बाजार में भीड़ बनी रहेगी। और ये बात वो सब सरकारी लोग जानते हैं कि बाजार की भीड़, इंसान को जीना है तो उनके दरवाजे तक आना पड़ेगा। और उनके पास स्टोरेज के अगर जो है जमाखोरी के प्रावधान है तो उनको कोई टेंशन नहीं है। जो टैक्स वो गांव में रहने वाला दूध घी बेचकर, घास काटकर, पैसा जो कुछ देके आखिरी बायर के तौर पर टैक्स पे करके आता है, अब ये सब सरकारी क्या करते हैं? उनका काम कितना? सरकार टैक्स को बढ़ा दे, जितना मर्जी आए बढ़ा दे, जितना मर्जी आए घटा दे, उसको ये आम आदमी से लेना है। आम आदमी को वो टैक्स इंक्लूड करके दे दिया गया है। अब वो टैक्स आ गया है। अब मामला यहां ये होता है कि वो टैक्स पूरी तरह से जो जनता, एक एक इंसान ईमानदारी से पूछ देश का टैक्स पे करता है, क्योंकि टैक्स पेयर आम इंसान है। जो बिचौलिया है वो टैक्स पेयर नहीं है, वो आम जनता से कलेक्शन कर रहा है सरकारी पैसे की, और उसको जनता के पैसे को जो टैक्स में इस देश में ईमानदारी से पे किया गया है या मजबूरी से पे किया गया है, क्योंकि आम आदमी टैक्स से नहीं बचता है। आम आदमी से हर हाल में टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स इन जमाखोरों के पास रह जाता है, उसकी ये चोरी भी करते हैं जो पकड़ी जाती है, और उसको मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करने के बावजूद जो है वो सरकारी खातों तक भी नहीं पहुंचता। देश की जनता टैक्स भी दे चुकी होती है और देश की सरकार के खजाने भी खाली रहते हैं। इसका जिम्मेदार आम आदमी नहीं, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वही है जो कहता है कि रात है और जनता भी कहे कि रात है। वो बहुत शातिर है और उसी ने बहकाया है उन लोगों को। उनको लगता है रात है तो सबको बोलना चाहिए कि रात है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको बदल दोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात को तस्लीम भी कर लोगे। मैं जानता हूं कि ये बात समझ में आपकी आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें बदलाव और एक्शन जैसी बातों का तो मैं तसव्वुर भी नहीं करता, मगर अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको ये थोड़ा सा और इस गेम को एनलार्ज करके समझाता हूं। वो जो पैसा होता है जो आप जमीन में उगाते हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री में उगाते हो, जब कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाता है तो वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर वो इंडियन है और लघु उद्योग चलाता है, कुटीर उद्योग चलाता है, तो बिचौलिए के पास उधार ये सामान रख के आता है। वो उसको इस्तेमाल करता है, उसके पैसे को कई महीने इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसके पैसे को वापस लौटाता है और कस्टमर को, आम आदमी को, ये उस माल को कैश, नगद में बेचता है। इसकी यानी माल का भी इस्तेमाल किया, पैसे का भी इस्तेमाल किया, और इस पर जो टैक्स वसूला गया वो कितने प्रतिशत सरकार के खाते में गया, ये वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या इस देश में सीधा सीधा प्रावधान ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना था कि आप
जो कुछ ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि आप शॉप पर बैठकर, दुकान पर बैठकर जो टैक्स वसूल रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि टैक्स महंगा हो गया और लाला जी ने भी, अगर दुकानदार ने भी अगर टैक्स पे करना शुरू कर दिया तो ये भार भी जनता पर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता से तो वो जो कुछ प्रिंटेड एमआरपी पर रेट है इंक्लूडेड टैक्सेस वो ले लिया जाता है, वो छोड़ा नहीं जाता। आप वो जमा करें तो भी, ना जमा करें तो भी, आम जनता का बेवकूफ़ बनाना है वो किसी भी अंदाज से बनाया जा सकता है। तो आप ये समझ लें जनाब कि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो टैक्स जो आम जनता मजबूरी या ईमानदारी से पे करती है वो भी सरकार के खजाने तक पूरा नहीं पहुँचता। तो ऐसे लोगों को ऐसी सरकार क्यों नहीं चाहिए होगी जो गरीब जनता की ना सोचे, सिर्फ बिचौलियों की सोचे, जो इन्हें भंडारण करने की अनुमति दे दे, जो इन्हें भंडारण के साथ साथ वो तमाम लूट के प्रावधान करने की, जो प्रोसेसिंग करने की अनुमति दे दे, जिससे इनके फायदे होते हैं। चूंकि यहाँ पर ये टैक्स जो है, जब आप एक चीज़ समझिएगा कि किसान के खेत में अगर कोई चीज़ बोई जाती है तो उसका मुआवजा, उसकी पैरामीटर, अगर कोई आपदा आती है, इंश्योरेंस का भी पेमेंट किया जाता है, तो वो कितने बीघे थी, एक बीघे में कितने चावल उग सकते थे, कितना गेहूं उग सकता था, पर बीघा कितने क्विंटल निकल सकता था, कितना नहीं निकल सकता था, वो टिप्स पे सबके हिसाब होता है। ये सब तो टिप्स पे होता है, मगर ये बिचौलिया टिप्स पे नहीं होता। ये क्यों टिप्स में नहीं होता? वो रोजाना 1 लाख रुपए की सेल करता है और हर किसी पर आप लिस्ट निकाल कर देखिए, मैन्युफैक्चरर की लिस्ट निकालिए और कंज्यूमर के रेट के सेल का डिफरेंस है वो चेक करिए। किसी भी प्रोडक्ट पे 15 से 30% जो है वो मार्जिन होता है, और 15 से अगर 30% मार्जिन होता है तो इसका मतलब वो इतना मुनाफा कमा रहा है। और वो जो मुनाफा कमा रहा है, यानी वो एक दुकान लेकर बैठा हुआ है, एक शोरूम या एक दुकान लेकर बैठा है, उसके पास जो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें वो रोजगार जनरेट करके दे रहा है, वो 1 से 2 या 3 से ज़्यादा लोग उसके पास नहीं होते हैं। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो 25-50 हज़ार रुपये पर डे की सेल करते हैं। अगर आप 50 हज़ार रुपये पर डे की सेल करते हैं तो अगर मिनिमम 15% आप कमा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप 15,000 रुपये एक दिन के बना चुके हैं। आप कितने करोड़ लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बाजारों की गिनती करिएगा कि जो इतनी सेल करते हैं। और जब उनकी इनकम टैक्स की, क्योंकि उनका जो टैक्स है, ये जो आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, ये जनता से लिया जा रहा है और सरकार को दिया जा रहा है, वो सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहा है। अब उसको जो अपनी कमाई की है उस पर टैक्स देना है। जब उसको उस पर टैक्स देना है तो उसकी स्थिति देखिएगा, उसका आकलन करके देखिएगा आप कि उसकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना की होगी या 20 लाख रुपए महीना की होगी। 20 लाख रुपए महीना पे जो 15% बनता है वो कितना बन जाता है अगर 1 साल का देखोगे। मगर इनकी किसी की भी इनकम को आप 5 से 7 लाख के रेशो में ही पाएंगे। 2 से 3 हजार रुपए साल के से ज्यादा जो है 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स पे नहीं करेंगे। और जबकि ये रेशो बिल्कुल निकल के आ सकता है कि उसकी सेल कितनी है और उस पर प्रॉफिट कितना है। ये काम सरकारें नहीं करती हैं। ये सरकारें क्यों नहीं करती ये मैं नहीं जानता हूं, जबकि किसान और गरीब और मजदूर और उद्योगपतियों की, छोटे उद्योगपतियों की, जो भारतीय उद्योगपति हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाती है। उनके हर तरह के इंस्पेक्टर उनके सीने पर खड़े होते हैं जो उनकी चेकिंग करते हैं बाकायदा। उनको बहुत सारी पूर्ति और परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बावजूद जो स्टॉकिस्ट है, जो बेसिकली स्टॉकिस्ट है, जिसके दरवाजे जो है वो खुलने की संभावना है, खुली जा रही है और उसको कोई सरकार रोक नहीं पाई। वो मुगल काल में उनको कोई नहीं रोक पाया, उसके बाद के तमाम राजा उनको नहीं रोक पाए, उसके बाद चाहे वो कांग्रेस या किसी और की सरकार रही हो, उनको कोई नहीं रोक पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी है मैं जानना चाहता हूं। मैं सीधा सीधा हिसाब बता रहा हूं, आप देखिएगा उस आदमी की, किसी एक सैंपल के तौर पर रैंडमली जाइए, किसी एक दुकानदार को पकड़िए, उसकी 1 साल की पूरी सेल निकाल के देख लीजिए, या एक दिन की सेल को कैलकुलेट करके देखिएगा कि उस पर जो कुछ जितनी सेल है उस पर कितने प्रतिशत बचत आ रही है। एक आदमी जिसके बीवी बच्चे, 2-4 बीवी बच्चे, मतलब एक बीवी 2-4 बच्चे भी हों, तो वो कितना खर्चा अपने ऊपर कर सकता है। और वो अपने ऊपर जितना खर्चा करने के बाद जितना इनकम टैक्स उसको देना चाहिए, क्या वो उतना दे रहा है? वो उसका 1% भी नहीं दे रहा है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा सारी चीजों को। इसीलिए वो जो है वो तमाम संपत्तियां बनाता चला जाता है, वो महल ठोकता चला जाता है, उसके लंबी गाड़ियां भी रखता है, और वो किसान जो जमीन में पैसा
पैसा उगाता है, वो मजदूर जो अपना पसीने से पैसा पैदा करता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने हजारों टेंशन लेकर हजारों लोगों को रोजगार देकर पैसा तैयार करता है, वो पैसा किसी ऐसे की तिजोरी में चला जाता है जो बिल्कुल खुश है ऐसे लोगों से जो जनता का दमन करता हो, जनता को गुलाम बनाता हो, जनता को गरीब करना चाहता हो, जनता की आवाज की जो टोन है उसे डाउन करना चाहता हो। चूंकि इन लोगों को वो खतरा महसूस होता है कि जनता मजबूत होती है, जनता अपने अधिकारों की मांग करती है, तो जनता पूरी तरह से बाजारवाद को खत्म करने की कोशिश करती है, कैपिटलिज्म को खत्म करने की कोशिश करती है। वो इंसानों के लिए रोजगार भी मांगते हैं, हक भी मांगते हैं, और ऐसे लोगों की आवाजों को जो सिर्फ दास की तरह काम करे, गुलामों की तरह काम करे और वो जिंदा रहे और बाजार में किडनी गुर्दे बेचकर भीड़ बनाए रखे, वो तमाम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उन्हें आए नतमस्तक करे। मैंने 80 के दशक के पहले का आसाम भी देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सकता क्योंकि वैसे भी कह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक स्प्रिंग एक लिमिट के ज़्यादा जब दब जाता है तो वो फायर बैक करता है, वो पुश बैक करता है और पुश बैक हो जाती है। बहुत जगह पर मैंने देखा है। मगर एक चीज़ मैं इसलिए इस दर्द को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो ज़मीन पर देख रहा हूं, मैं उन लोगों को भी देख रहा हूं कि जो लोगों को खुद ही लूटा जा रहा है, जिन लोगों को ठग लिया गया है, जिन लोगों के लिए रास्ते खोले जा रहे थे, यानी भंडारण अगर खोला जा रहा था तो वो उसका समर्थन कर रहे थे और उनके साथ वो जनता भी समर्थन कर रही थी, जिसको ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना कि आप फसल का रेट आता है किसान का तो रेट क्या होता है, और जब वो वापस बाजार में आती है तो उसका रेट क्या हो जाता है, वो रेट बढ़कर दिया जाता है। यानी कि अगर बाजार के अंदर स्टॉक की बात देखिए, एक चीज़ मैंने अपने कल एक मुबाहिसा प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, तो आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का काम प्रबंधन करना होता है, और प्रबंधन कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कृषि उद्योग की ही बात कर लें, कृषि जगत की ही बात कर लें, हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी मौजूद होते हैं। हमें देश की में कौन सी क्रॉप कितनी बोई गई है, कौन सी सब्जी बोई गई है, कितना हमारे कितने जो है पैदावार होने वाली है, सारे आंकड़े मौजूद होते हैं। सपोज के तौर पर अगर हमारे पास जो है 23 लाख टन दाल का खर्चा है, अगर 23 लाख टन में से हम सिर्फ 20 लाख टन मार्केट में उतार दें तो 3 लाख टन की शॉर्टेज इस रेट को इतना इंक्रीज कर देगी, क्योंकि हर कोई उसको खाना ज़रूर है। और ये शॉर्टेज इतनी महंगी, यानी 100 रुपये की अगर खरीद इस वक्त चल रही है तो वो 200, 250, 300 रुपये किलो तक जा सकती है। और अगर इसी में 1 लाख क्विंटल हम एक्सेस कर दें तो इसके रेट नीचे गिर सकते हैं। तो सरकार का काम होता है कि ना किसान को नुकसान हो, इतना रेट नीचे जाए कि किसान जो है वो अपनी लागत पूर्ति ना कर सके, ना वो आम आदमी को लूटा जा सके, इतना बाजार में कम हो कि वो देश के पास वो इतना माल कम ना हो कि उसकी शॉर्टेज को की संभावना में लोग अपने गोडाउन में उसको कैद कर लें, और कैद करने के बाद आम जनता को महंगा करने पर खरीदने पर मजबूर किया जाए। ये जो तमाम एंगल्स हैं, इन पर मेरे ख्याल से पत्रकारिता होनी चाहिए, इन पर चर्चाएं होनी चाहिए, इन्हीं पर डिबेट होनी चाहिए, और इन पे आम जनता को पहले समझाना चाहिए, फिर उनको शामिल करना चाहिए। आम जनता बेचारी नहीं समझती है कि उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, क्या उनको गोली कौन सी पिलाई जा रही है, घूंटी कौन सी दी जा रही है। अगर उनमें इतनी समझ होती तो शायद एलीट क्लास हज़ारों साल से इनको नहीं लूट पाते। और जो बेसिकली मैंने ये कहा कि इसमें ये आप बड़े आंकड़े से देख सकते हैं चीज़ों को, जिस तरह सारे ट्रांजैक्शन और सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं। बाजार में कितना पैसे का रोज़ ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें मिनिमम 15 से 25 या 40% के प्रॉफिट जो है एमआरपी पर लिखा होता है, यानी एमआरपी पर माल बेचा जाता है, मुनाफा कमाया जाता है। आप जानते हैं कि इस देश के टैक्स पेयर में नाम मात्र 2 करोड़ लोगों के आसपास का है। अगर 2 करोड़ लोगों का नाम टैक्स पेइंग में आता है तो उसमें से सर्विस क्लास भी हैं, उसमें से जो है 2-2.5 करोड़, मेरे ख्याल से, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मगर इससे ज़्यादा नहीं है। 2-2.5 करोड़ लोग अगर आपके टैक्स देते हैं 130 करोड़ में से, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हो कि इनकम कमाने वाले कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं और कैसे कमा रहे हैं। और सरकार के नाम का भी जो पैसा जो अब खजानों में जाना
जाना चाहिए, जिसे आम जनता, ये बात याद रखें, मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि व्यापारी हमारी फौज को तनख्वाह नहीं देता, हम व्यापारी हमारे सरकारी अमले की तनख्वाहें नहीं देता, व्यापारी हमारे किसी भी देश के किसी भी मामले में वो नहीं देता है। इनकम टैक्स का पैसा भी सर्टेन जगहों पर लगाया जाता है और इनकम टैक्स मात्र 2-2.5 करोड़ लोग पे करते हैं, और उसको कितना करते हैं आंकड़ा निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि जो पहले 200-400 लोग हैं जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो जरूर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स पे करते हैं, मगर बाकी सिर्फ खाना पूर्ति भी करते हैं। ये चीजें आप समझिएगा क्या चल रहा है। तो सिर्फ आंख बंद करके मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए कि राजा बोला रात है, संतरी बोला, मंत्री बोला रात है, और प्रजा भी बोल रही है कि रात है, जबकि ये उनके खुद के ठगे जाने की बात है। तो आज इस प्रोग्राम में इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।